हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अपने लिटरल्स के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि उसके नेमिंग रूल्स क्या होते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो देखेंगे हम वेरिएबल्स अपने कैसे डिक्लेयर करते हैं और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं और हम ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। दैट मीन्स स्कोप ऑफ वेरिएबल्स को बारे में पढ़ेंगे। तो वेरिएबल प्रोवाइड्स एज अ नेम स्टोरेज दैट आवर प्रोग्राम्स कैन मैनिपुलेट। आपको मैंने बताया था कि आपके जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक नेम स्टोरेज आपके मेमोरी में बना देते हैं। सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया था ए, तो उसके लिए एक लोकेशन जनरेट हो गई। सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया, ये था इंटीजर टाइप का, तो इसके लिए एक मेमोरी स्पेस जनरेट हो गई। ऐसे आपने एक वेरिएबल बनाया बी, उसके लिए भी मेमोरी क्रिएट हो गई। दैट मीन्स एक लोकेशन क्रिएट हो गई और ये क्या टाइप का था। ईच वेरिएबल इन C++ हैव स्पेसिफिक टाइप। जैसे हम बता रहे हैं कि आपके डेटा टाइप्स स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं विच डिटरमाइन द साइज एंड द लेआउट ऑफ द वेरिएबल मेमोरी। जो आपका इंटीजर होता है वो क्या होता है, दैट इज 2 बाइट्स कंज्यूम करता है, और आपका जो कैर होता है वो कितने बाइट्स कंज्यूम करता है, 1 बाइट कंज्यूम करता है। उसके हिसाब से आपकी मेमोरी में वो स्पेस क्रिएट करते हैं। द रेंज ऑफ द वैल्यू कैन बी स्टोर्ड विद इन द मेमोरी एंड द सेट ऑफ द ऑपरेशन कैन बी अप्लाइड ऑन द वेरिएबल। अब हम कोई भी ऑपरेशन उस वेरिएबल पर कर सकते हैं। द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन बी कंपोज्ड ऑफ लेटर। जैसे हमने लिटरल्स के बारे में पढ़ा था कि लिटरल्स का आपका जो नेमिंग रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। जो आपका फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट क्या होगा, या तो आपका जो नेम होगा वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या फिर अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। वो कैपिटल हो सकता था और या स्मॉल हो सकता था, फॉलोड बाय आपके डिजिट्स। इट मस्ट बिगिन विद आइदर लेटर और अ अंडरस्कोर। अपर और लोअर केस आर डिस्टिंक्ट बिकॉज C++ इज केस सेंसिटिव। तो आपका ABC वेरिएबल और ABC वेरिएबल ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, क्योंकि आपके जो क्या है C++ है वो केस सेंसिटिव है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपके डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। बूलियन होता है, दैट इज आपके ट्रू एंड फॉल्स को स्टोर कराता है। कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, इंटीजर डेटा टाइप होता है, फ्लोट डेटा टाइप होता है जो आपके क्या होता है डेसिमल पॉइंट्स को स्टोर कराता है, लेकिन इसकी रेंज कम होती है। डबल होता है, वो क्या होता है ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स और ज़्यादा रेंज के लिए आपके पास अवेलेबल होता है। वॉइड होता है जो क्या क्या होता है, दैट इज एब्सेंट, दैट इज ब्लैंक होता है, एम्प्टी होता है। और डब्ल्यू कैट अंडरस्कोर टी होता है, दैट इज कॉल्ड वाइट कैरेक्टर। वाइट कैरेक्टर कितने बाइट्स लेता है मेमोरी में, 2 बाइट्स लेता है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है तो इसको ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाते। आगे चलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था C++ allows to define various other types of variable which can be covered in the subsequent, यानी कि आगे हम पढ़ेंगे ये, जैसे एनुमरेशन टाइप, पॉइंटर्स, एवरेज, रेफरेंस वेरिएबल्स, देन आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड देन क्लासेस। ये भी आपके क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो इनके। अ वेरिएबल डिफाइंस एंड टेल्स द कंपाइलर वेयर एंड हाउ मच स्टोरेज टू क्रिएट फॉर अ वेरिएबल। तो आपका जो वेरिएबल की जो डेफिनेशन होती है वो कंपाइलर को बताती है कि कितनी आपकी जो स्टोरेज है वो आपकी मेमोरी में क्रिएट करी जाए। अब वेरिएबल डेफिनेशन स्पेसिफिक अ डेटा टाइप एंड कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ 1 or more वेरिएबल ऑफ दैट टाइप as follows. Here type must be a valid C++ data type that includes char, wchar, int, float, double, bool or any user defined object. यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आपके क्या होते हैं, जैसे जो आप क्लास के बनाते हो या फिर आप स्ट्रक्चर के लिए बनाते हो, ये सारे आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपका वैलिड डेटा टाइप होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, आपने इंटीजर डेटा टाइप लिया और आपने 3 वेरिएबल्स i, j एंड k डिफाइन कर दिए। यहाँ कैरेक्टर वेरिएबल लिया, यहाँ c एंड ch वेरिएबल डिफाइन कर दिया, यहाँ फ्लोट लिया, f और सैलरी डिफाइन कर दिया, डबल आपने लिया डेटा टाइप और d वेरिएबल डिफाइन कर दिया। द लाइन इंट i, j एंड k बोथ डिक्लेयर्स एंड डिफाइन द वेरिएबल i, j एंड k which instructs the compiler to create variable named I, j and k of type integer। ऐसे ही सारे कैर के लिए उसने बताया होगा कि मेमोरी क्रिएट करे, फ्लोट के लिए और डबल के लिए। चलिए आगे चलते हैं। जब आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हो तो आप उसके इनिशियल वैल्यूज, दैट मीन्स इनिशियल वैल्यूज भी डिक्लेयर कर सकते हो साथ में। द इनिशियलाइजर कंसिस्ट ऑफ इक्वल्स टू साइन फॉलोड बाय कांस्टेंट एक्सप्रेशन एज फॉलोज। सपोज आप लिखते हो इंट a इक्वल्स टू 5, तो आपका a वेरिएबल जो है वो किसका है, इंटीजर डेटा टाइप का है और इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज आपने इनिशियलाइज कर दी, दैट इज 5। जैसे यहाँ पे आपने क्या यूज करा, एक्सटर्न इंट d इक्वल्स टू 3,
f equals to 5, then int d equals to 3, f equals to 5, byte z equals to 22, char x equals to, और आपने x वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब एक्सटर्न आप कहाँ यूज करते हो? व्हेन वी राइट एक्सटर्न, किसी भी डेटा टाइप के साथ आप एक्सटर्न यूज करते हो तो कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती। ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल इज अनाउंस, सिर्फ उस वेरिएबल की प्रॉपर्टी जो होती है उसको बता देता है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ एक्सटर्न वेरिएबल इज अलाउड विद इन द फाइल। दिस इज नॉट द केस विद द ऑटोमेटिक वेरिएबल। जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो आपका वेरिएबल होता है वो कौन सा वेरिएबल होता है? दैट इज ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है। जब आप स्टोरेज क्लासेस के बारे में पढ़ोगे अभी तो आपको ऑटोमेटिक वेरिएबल्स और ये एक्सटेंड वेरिएबल्स और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक्सटेंड वेरिएबल्स सेज टू द कंपाइलर गो आउटसाइड ऑफ माई स्कोप एंड यू विल फाइंड द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल दैट आई डिक्लेयर। तो क्या करता है, कंपाइलर को बताता है कि उसके स्कोप से बाहर जाए और वहाँ जाकर उसकी जो डेफिनेशन है उस वेरिएबल की हमने दे रखी है। कंपाइलर बिलीव्स वॉट एवर द एक्सटर्न वेरिएबल सेड इट इज ट्रू। तो कंपाइलर हमेशा क्या बिलीव करता है कि जो आपका एक्सटर्न वेरिएबल कह रहा है वो हमेशा ट्रू है और कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं करता है। लिंकर्स थ्रोज एन एरर व्हेन इट फाइंड्स नो सच वेरिएबल। लेकिन अगर लिंकर को, जब लिंकर के पास जाता है तो लिंकर क्या करता है, एरर थ्रो करता है जब भी उसको उस वेरिएबल की डेफिनेशन नहीं मिल रही होती है। व्हेन एक्सटेंड वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड देन द मेमोरी फॉर दिस is allocated and it will be considered as defined। जब एक्सटेंड वेरिएबल की आप नीचे डेफिनेशन देते हो तो हम क्या, उस टाइम क्या करता है, मेमोरी इनिशियलाइज होती है और उस टाइम हम समझते हैं कि इसके लिए ये कंसिडर करा जाता है कि डिफाइन आपने कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं और इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे अभी। तो यहां पर हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया एक्सटर्न ए और बी, एक्सटर्न सी, एक्सटर्न फ्लोट, और आपने यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। दैट मीन्स ए बी सी एफ, और ए की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, बी की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी और इनका टोटल कर दिया और इसको प्रिंट करा दिया। चलिए इस एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर आप नॉर्मली यहाँ पर इंट और ए बी लिखते हैं और उस टाइम कंडीशन में लिखते हैं तो यहाँ पर एरर आता है। चलिए आपको दिखा देता हूँ इस प्रोग्राम को कोड ब्लॉक में चलाकर। कोड ब्लॉक अपना ओपन हो रहा है। तो इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। दैट इज CD4 के अंदर है। एक्सटर्न के नाम से शायद मैंने सेव करी हुई है। यही फाइल थी, देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ए और बी का टोटल आ जाएगा, दैट मीन्स 30 आ जाएगा, और 70 डिवाइडेड बाय 3 वो आपका उसका जो क्वोशिएंट होगा वो प्रिंट कर देगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। F9 प्रेस कर लिएगा या बिल्ड में जाके बिल्ड एंड रन पे आप क्लिक कर दिएगा तो आपके पास आउटपुट क्या आ गया, 30 आ गया, ए और बी का टोटल आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज इसका डिवीजन हो गया, दैट मीन्स 70 डिवाइडेड बाय 3। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। तो आप किसी फंक्शन के साथ भी एक्सटर्न कीवर्ड यूज कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज ऑन द फंक्शन डिक्लेरेशन व्हेन यू प्रोवाइड अ फंक्शन नेम एट द सेम टाइम एंड इट्स डिक्लेरेशन इट्स एक्चुअल डेफिनेशन एट समवेयर एल्स। तो आप क्या करते हो, फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हो और उस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो जब भी आप चाहो तो। चलिए आगे चलते हैं। एल वैल्यूज एंड आर वैल्यूज, आपको पता होगा जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज होती हैं, और जो आपकी राइट हैंड साइड वैल्यूज होती हैं वो आपकी क्या होती है, दैट इज उस वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं। वेरिएबल का नाम जो होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, दैट इज राइट हैंड साइड वैल्यू। एल वैल्यूज द एक्सप्रेशन दैट रिफर्स टू द मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड एल वैल्यूज। तो जो भी सपोज आप लिख दो इंट ए इक्वल्स टू 5, तो जो भी नाम मेमोरी लोकेशन को डिनोट करता है वो क्या होती है, एल वैल्यूज। ये क्या है, आपकी एल वैल्यू है। तो दैट मीन्स एक्सप्रेशन दैट रिफर्स टू द मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड एल वैल्यू एक्सप्रेशन। तो आपका ए जो है वो क्या है, एल वैल्यू, एंड एल वैल्यूज में अपीयर आइदर द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
ऑफ द असाइनमेंट। ये लेफ्ट हैंड साइड भी रह सकता है और राइट हैंड साइड भी रह सकता है। आर वैल्यूज, जो भी चीज़ मेमोरी के लोकेशन को रेफर कर रही होगी वो क्या होगी, एल वैल्यूज होगी। आर वैल्यूज, द टर्म आर वैल्यूज रिफर्स टू द डेटा वैल्यू दैट इज स्टोर्ड ऑन सम मेमोरी एड्रेस। अब जो भी आपकी वैल्यू मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हुई होगी वो आपकी क्या होगी, आर वैल्यू। तो यहाँ पे 5 जो है वो क्या है, आर वैल्यू है। R value is an expression that cannot have a value assigned to it, in which means an R value may appears on the right hand side but not on the left hand side of assignment। तो R value जो होगी हमेशा right hand side ही रहेगी, left hand side पर नहीं होगी। Variables are the L values and so may appear on the left hand side of the assignment। Numeric literals are the R values, या आपके character literals भी are the R values, so may not be assigned to the, cannot be appear on the left hand side ऑफ द वेरिएबल। तो यहां पर क्या है, अगर आप a = 5 ले रहे हो तो ये आपकी आर वैल्यू हो गई और ये आपकी एल वैल्यू हो गई और ये आपकी आर वैल्यू हो गई। तो यहां पर g जो है आपका क्या है, दैट इज एल वैल्यू है, और 20 जो है आपका आर वैल्यू है। अगर आप 10 = 20 लिख रहे हो, ये तो होता ही नहीं है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। तो एल वैल्यूज आपका क्या होता है, एक्सप्रेशन दैट रिफर्स टू द मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड एल वैल्यू। और जो आपकी जो वैल्यू, द टर्म आर वैल्यू रिफर्स टू द डेटा वैल्यू दैट इज स्टोर्ड ऑन सम मेमोरी एड्रेस। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा एल वैल्यू क्या होती है और आर वैल्यू क्या होती है। अब हम पढ़ लेते हैं लोकल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, दैट मीन्स स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल। अगर कोई भी वेरिएबल आपके किसी ब्लॉक के अंदर है तो वो क्या है, लोकल वेरिएबल है उस ब्लॉक के लिए। अगर वो किसी फंक्शन के ब्लॉक के अंदर है तो वो भी उसके लिए लोकल वेरिएबल है। इट इज अ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स विच इज कॉल्ड अ फॉर्मल पैरामीटर। जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आप वेरिएबल्स देते हो, दैट मीन्स अगर आप लिखते हो, सपोज आपने एक फंक्शन बनाया ABC और इसके अंदर आपने लिखा int a, int b, तो ये आपके कौन से वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज फॉर्मल पैरामीटर्स। ये आपके कौन से फॉर्मल पैरामीटर्स। आउटसाइड ऑफ द फंक्शन विच इज कॉल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल्स। जब भी आप मेन के ऊपर लिखोगे तो वो क्या होंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे, और जब भी आप मेन के अंदर लिख रहे होगे तो आपके क्या होंगे, दैट इज लोकल वेरिएबल्स होंगे। या किसी ब्लॉक के अंदर लिख रहे होगे तो आपके क्या होंगे, लोकल वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपने एक मेन स्टार्ट करा, आपका लोकल वेरिएबल इंट ए और बी और इंट सी आपके क्या है, लोकल वेरिएबल्स हैं। देन आपने इन लोकल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा और इनका टोटल करके प्रिंट करा दिया, क्योंकि ये किसके अंदर थे, आपके मेन के अंदर थे। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। बना हुआ होगा ये प्रोग्राम भी, इसको भी देख लेते हैं। वाइल ओपन लोकल के नाम से होगा। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज 30 आ जाएगा, क्योंकि आपने तीन लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, दैट इज ए, बी और सी। देन आपने ए की वैल्यू 10 कर दी, बी की वैल्यू 20 कर दी, और ए और बी का जो टोटल हुआ वो आपने किसके अंदर इनिशियलाइज कर दिया, दैट इज सी के अंदर इनिशियलाइज कर दिया। फिर आपने क्या प्रिंट कर दिया, सी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। जब आप प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 30 आ जाएगी। तो आपका 30 आउटपुट आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल्स आपके कौन से होते हैं, जो आपके फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर करे जाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शंस, यूजुअली टॉप ऑफ द प्रोग्राम, दैट मींस सबसे ऊपर प्रोग्राम के डिक्लेयर करे जाते हैं। द ग्लोबल वेरिएबल्स विल होल्ड देयर वैल्यूज थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। ग्लोबल वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होगी वो सारे प्रोग्राम के अंदर आपके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया जो अपने मेन से ऊपर डिक्लेयर करा है, दैट इज जी। आपने क्या करा, इंट ए कॉमा बी, और ए की वैल्यू अगेन 10, बी की वैल्यू अगेन 10, जी के अंदर आपने क्या इनिशियलाइज कर दिया, ए प्लस बी की वैल्यू, दैट मीन्स अब ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, और किसके अंदर चली जाएगी, जी के अंदर चली जाएगी। उसको आपने प्रिंट करा दिया। चलिए इस प्रोग्राम को भी मैं आपको एग्जीक्यूट कर दिखा देता हूँ। जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स बनाओगे वो क्या होंगे, आपके टॉप ऑफ द प्रोग्राम आपके होंगे, दैट मीन्स वो मेन से ऊपर ही आप डिक्लेयर करोगे। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
आपका आउटपुट 30 आ गया। जब आप फंक्शंस बना रहोगे या कुछ बना रहोगे तो इन ग्लोबल वेरिएबल्स की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, या जब आप क्लासेस यूज़ करोगे तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जब आपको पता चलेगा ग्लोबल वेरिएबल्स का काम क्या होता है और लोकल वेरिएबल्स का काम क्या होता है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, एक ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है जी, जिसकी वैल्यू क्या रखी है 20 करके है, और यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बना रखा है जी, जिसकी वैल्यू क्या है 10 है। अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो लोकल वेरिएबल को जो है प्रेफरेंस मिलेगी। उस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। देख लेते हैं ये फाइल हमारे पास बनी है नहीं बनी है। ग्लोबल 1 लोकल एंड ग्लोबल के नाम से बनी हुई है। तो यहां पर क्या है, आपकी ग्लोबल वेरिएबल की जी की वैल्यू क्या है 20 है, और लोकल वेरिएबल जी की वैल्यू क्या है दैट इज 10 है। अब मैं किसको प्रिंट करा रहा हूं, दैट इज जी को प्रिंट करा रहा हूं। तो ये क्या प्रिंट करेगा, दैट इज 10 प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट हो रहा है, दैट इज 10 प्रिंट हो रहा है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो किसको प्रेफरेंस मिलती है, दैट इज आपके लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस मिलती है। मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा देता हूं तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, दैट इज ग्लोबल वेरिएबल को आप एक्सेस कर पा रहे हो। जब भी आपको नॉर्मली ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी थी तो आप क्या करोगे, अब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज कर लोगे। अगर मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज नहीं करूंगा तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो प्रेफरेंस होगी वो किसको मिलेगी, दैट इज लोकल वेरिएबल को। तो लोकल वेरिएबल प्रिंट होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट करना है तो आप क्या कर लोगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो बाय डिफॉल्ट उनकी कुछ इनिशियल वैल्यूज होती हैं। तो जैसे आप इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसकी इनिशियल वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, बाय डिफॉल्ट 0 होती है। अगर आप करेक्टर डिक्लेयर करते हो तो उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यूज क्या होती है, दैट इज नल करेक्टर, सिंगल कोड, \0 और सिंगल कोड। तो आपका नल करेक्टर होता है ये, इसको आप क्या बोलते हो, दैट इज नल करेक्टर। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो नल करेक्टर होगी। फ्लोट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0 होती है। डबल अगर आप डिक्लेयर करते हो तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। पॉइंटर आप कोई बनाते हो तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, दैट इज नल। नल मीन्स एम्प्टी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हमारा आज का खत्म हो गया। तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या करा, मैंने आपको बताया कि आप वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल का स्कोप बताया, देन वेरिएबल स्कोप के अंदर आपने कौन सा पढ़ा, दैट इज लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। इसके अपने एग्जांपल्स देखे। देन मैंने आपको बताया कि एल वैल्यूज क्या होती है एंड आपकी आर वैल्यूज क्या होती है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।